बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हस्ब रिवायत हम अपने चैनल पर एक नए तारीखी सिलसिले का आगाज करने जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मगरबी हिंदुस्तान के ऐसे मुस्लिम हुक्मरान जिनका नाम फतेह अली टीपू था और दुनिया इनको टीपू सुल्तान और शेर मैसूर के नाम से जानती है। अंग्रेज साम्राज्य पर टीपू सुल्तान की बहादुरी और खौफ का ये आलम था कि टीपू सुल्तान की शहादत के बाद भी काफी देर तक कोई अंग्रेज अफसर टीपू सुल्तान की बॉडी के पास तक न गया। इन्हें यह खौफ था कि टीपू सुल्तान कहीं जिंदा ही ना हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, टीपू सुल्तान ने कैसे मरहटों और निजाम के खिलाफ जंगें लड़ी और अंग्रेजी साम्राज्य को कैसे मुश्किल टाइम दिया और कैसे मैसूर के सुल्तान का लक़ब हासिल किया, बचपन से लेकर हुक्मरानी करने तक के तमाम तारीखी वाक़यात की मरहलावार अक्कासी करेंगे। मगर चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन, टीपू सुल्तान के वालिद हैदर की मौत की खबर मद्रास में अंग्रेजों ने इत्मीनान और खुशी के साथ सुनी। गवर्नर ने कहा, हमें इससे जितना फायदा उठाया जा सके उठाना चाहिए। और कोर्ट ने लिखा है कि हैदर की मौत के अहम वाक़या से हिंदुस्तान में हमारे मुफाद के लिए बहुत सी सूदमंद नताइज बरामद होने की तवक्को की जा सकती है। इससे मशरकी खित्ते पर हमारे वतन के लिए मुस्तकिल और बगैर किसी तशवीश के कब्जा हासिल करने का बेहतर से बेहतर इम्कानात पैदा हो गए हैं। नवाब मोहम्मद अली तक के हौसले पस्त पड़ गए थे। इसने मद्रास के गवर्नर से दरख्वास्त की कि खुदा के लिए इस अहम मौके पर जिस कदर सही की जा सके कीजिए। बहरहाल अंग्रेज हैदर की मौत से खातिर ख्वाह फायदा उठाने में कामयाब ना हो सके, इसलिए कि सल्तनत मैसूर की तख्त नशीनी बहुत पुरअमन तरीके से हुई। ना तो टीपू सुल्तान और करीम ही में तख्त के लिए कोई झगड़ा हुआ और ना फौज के सरदारों ने बगावत की जिसकी अंग्रेज तवक्को कर रहे थे। लेकिन स्टीवर्ट, जो उस वक्त कोर्ट की जगह कायम मुकाम सिपा सालार था, हैदर की वफात की खबर सुनने के फौरन बाद मैसूरियों पर हमला कर देता तो टीपू सख्त परेशानी में मुब्तला हो जाता, जो इस वक्त मालाबार साहिल पर था। हकीकत यह है कि स्टीवर्ट को मद्रास के गवर्नर ने भी सलाह दी थी कि हमले करने के लिए यह निहायत अच्छा मौका है, मगर वो हरकत में ना आया। पहले तो उसने इस खबर पर यकीन ही नहीं किया कि हैदर का इंतकाल हो गया है, और जब यकीन हुआ भी तो कहने लगा, मैं इस वक्त हमला नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरी फौज की हालत बहुत खराब है। चावल का जखीरा खत्म हो गया है, जिसके नतीजे में सैकड़ों बार बरदार हर रोज मर रहे हैं और तकरीबन आधी फौज बीमार पड़ी है। नकलो हमल का इंतजाम भी इत्मीनान बख्श नहीं है, क्योंकि खुराक और चारे के ना होने की वजह से ना बैल है और ना हाँकने वाले। इसके अलावा बरसात ने सारे इलाकों को पानी से भर दिया है। फौज के पास खैमे तक नहीं जिनकी मदद से वो मौसम की जरा सी शिद्दत से महफूज रह सकें। स्टीवर्ट का यह बयान यकीनन सही था कि फौज की हालत नाकाबिले इत्मीनान है, लेकिन इस हालत के जिम्मेदार भी वो खुद ही था। सिर्फ एक महीना पहले ही इसने ऐलान किया कि इसकी फौज किसी भी हंगामी हालत के मुकाबले के लिए हर हरकत में आने के लिए तैयार है, लेकिन जब अमल का वक्त आया तो वो तैयार नहीं था। ये इसलिए कि बजाय फौजों को मुनज़्ज़म करने और जंग की तैयारी करने के, वो फौजी और गैर फौजी और बहरी अफसरों से झगड़े और उन पर नुक्ताचीनी करने में मशगूल रहा। गवर्नर जनरल से लेकर अमीरुल बहर हैगस तक कोई इस हमलों से नहीं बचा था। इसका नतीजा ये हुआ कि 5 फरवरी 1783 से पहले वो टीपू पर हमला करने के लिए त्रिपाचौर से वांडी वाश की तरफ ना जा सका। लेकिन इस वक्त तक सुल्तान मुस्तकिल तौर पर तख्त नशीन हो चुका था और उसे अंग्रेजों की नकलो हरकत का इल्म हुआ, तो वो फौरन फ्रांसीसी फौजियों को साथ लेकर, जो कि सिगनी के ज़ेरे कमान थी, रवाना हुआ और नवाह वांडी वाश में खैमा जन हुआ। मैसूरी और अंग्रेज, जिनके दरमियान पालारंदी की एक शाख थी, 13 फरवरी को जंग की तैयारी में मशरूफ थे। तमाम दिन दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोलियां बरसती रही, लेकिन अगले दिन सुबह को अंग्रेज वंडी वाश की जानिब मैसूरियों ने उनका ताक़ुब किया और उनके तकरीबन 200 आदमियों को कत्ल और जख्मी कर दिया। स्टीवर्ट ने पीछे हटने का फैसला सुल्तान की फौज का नज़्म ज़ब्त और मरऊब किन फ्रांसीसी बटालियन को देखकर किया था। दरअसल टीपू से वो इस कदर मरऊब हो गया था कि वांडी वाश और करंगोली से अपनी फौज इसलिए हटा ली और तमाम फौजी तनस्बियात को मिस्मार कर दिया। इसे यकीन हो गया था कि वो मैसूरियों के हाथ आ जाएंगी। बहरहाल टीपू ने अपनी फतह से
नेज स्टीवर्ट को गलतियों और इसकी खौफजदगी से मजीद फायदा नहीं उठाया, क्योंकि उसे कर्नाटक छोड़कर मालाबार के इन मकबूजाजात की मदाफियत के लिए जाना था, जहां पर अंग्रेजी फौजों ने जनरल मैथ्यूज के ज़ेर कमान हमला कर दिया था। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बम्बई गवर्नमेंट की एक मुद्दत से ये राय थी कि हैदर के मालाबारी मकबूजात पर हमला करना चाहिए ताकि इसकी तमाम फौज या इसकी बेशतर हिस्सा कर्नाटक से बाहर चला जाए। मद्रास गवर्नमेंट की राय भी यही थी, जो जंग के किसी और ढंग को बेकार और तज़ीय औकात समझती थी। वहां हैमरस्टोन को इस मकसद की तकमील के लिए भेजा गया था, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका और पीछे हटकर पोनानी जाने पर मजबूर हो गया, जहां इसे टीपू ने घेर लिया। जब बम्बई गवर्नमेंट को इसकी इतला हुई तो इसने फौरन सूबाई सिपा सालार जनरल मैथ्यूज को पोनानी भेजना चाहा, मगर वहां पहुंचने से पहले ही मालूम हुआ कि टीपू मगरबी साहिल से रवाना हो चुका है। इसलिए वो पोनानी की तरफ नहीं बढ़ा, क्योंकि अब अंग्रेजी फौज वहां खतरे से बाहर थी। चुनाचा जनवरी के पहले हफ्ते में इसने राजा मंदरविग में कयाम किया, जो गवादा के जनूब में तकरीबन 80 मील के फासले पर वाक़या है, और हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। ओनूर को भी, जो राजा मंदरविग के जनूब में तकरीबन 15 मील के फासले पर है, ममा इसके मातहत चौकियों के इसने फतह कर लिया। लेकिन ऐन उस वक्त जब मैक्लियोड पोनानी से इमदादी फौज लेकर आया था और मीरजान पर हमले करने की तैयारी कर रहा था, जो गोया बैदनूर पर चढ़ाई की तरफ पहला कदम होता, हुकूमत बम्बई से हिदायत मौसूल हुई कि अगर हैदर की मौत की खबर की तस्दीक हो गई है तो वो समंदर के किनारे की तमाम फौजी कार्रवाइयों को रोककर फौरन बैदनूर पर कब्जा करने के लिए बढ़े। बम्बई गवर्नमेंट ने यह तरीका इसलिए इख्तियार किया कि बैदनूर का एक मालामाल और दरखेज इलाका है, वहां से कंपनी की फौजों को जरूरियात की बहम रसाई मुमकिन हो सकेगी, और चूंकि वो साहिल समंदर से ज्यादा फासले पर नहीं है, इसलिए वहां से अंग्रेजों की कार्रवाइयों को भी तकवीयत पहुंचाई जा सकेगी। मजीद बैदनूर चौके हैदर का एक अहम सूबा था, इसलिए हुकूमत बम्बई को यह तवक्को थी कि इस पर हमला होते ही अंग्रेजों से सुलह करने पर मजबूर हो जाएगा, मगर मैथ्यूज को यह तजवीज़ पसंद नहीं थी। वो बैदनूर पर हमला करने से पहले अपने अकब और खबर रसानी के रास्तों को महफूज कर लेना चाहता था। ताहम बालादस्त अहकाम की हिदायत के मुताबिक इसने अपना साबिक फौजी मंसूबा और जुमला फौजी तरतीब मंसूब कर दी और कंडपुर पर कब्जा कर लिया। ये मुकाम साहिल समंदर पर बैदनूर से करीब 3 फासले पर है। इस पर कब्जा करने में उसे काफी मुजाहमत का मुकाबला करना पड़ा। यह मुजाहमत मुतय्यना हिफाजती दस्तों से कहीं ज्यादा इन 5 सवारों ने और 2500 पैदल सिपाह ने की, जो इस फौज का एक हिस्सा थी, जो हैदर ने अपने मालाबारी मकबूजात के दिफा के लिए भेजी थी। कंडापुर से अंग्रेज हसनगढ़ी की तरफ बढ़े, जहां एक छोटा सा किला है। यह मुकाम मगरबी घाट के दामन में वाक़या है। किला इसी नाम की घाटी की हिफाजती चौकी का काम करता है, जो बैदनूर तक जाती है। कूच के दौरान इन अंग्रेजी फौज पर बराबर हमले जारी रहे, लेकिन जब इन्होंने किला पर चढ़ाई का फैसला किया तो पता चला कि दुश्मन इसे छोड़कर जा चुका है। हालांकि वो किला बहुत मजबूत बना हुआ था और इसमें 15 दर्जे की तोपें मौजूद थी। 25 जनवरी को फौज घाटी में दाखिल हुई। चढ़ाई पर जो सड़क जाती थी वो तकरीबन 7 मील लंबी और चक्करदार थी, और जगह जगह हिफाजत के लिए मोर्चे बनाए हुए थे और तोपें भी चढ़ाई हुई थी। एक एक करके सब मोर्चों पर कब्जा करती हुई अंग्रेजी फौज हैदरगढ़ पहुंचने में कामयाब हो गई। यहाँ घाटियों के सिरे पर एक बहुत मजबूत किला था, जिसकी हिफाजत के लिए 1700 सिपाही और 25 तोपें मौजूद थी, मगर इस नवाह के और किलों की तरह यह भी बगैर किसी दुश्वारी के फतह कर लिया गया। हैदरगढ़ से मैथ्यूज ने शहर और किला बैदनूर की तरफ मार्च किया, जो अभी 14 मील दूर था। इसके पास 6 पाउंड फी गज से ज्यादा गोला बारूद नहीं थी। अगर संगीन मुकाबला होता तो इसकी हालत खतरनाक हो जाती, लेकिन इसकी नाकाफी गोला बारूद के इस्तेमाल की जरूरत भी नहीं आई, क्योंकि अयाज ने, जो बैदनूर के सूबा का गवर्नर था, एक अंग्रेज कैदी डोलन कैम्बल की मार्फत मैथ्यूज को यह पैगाम भेजा कि मैं ना सिर्फ शहर और बैदनूर के किले ही से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ, बल्कि सारा सूबा आपके हवाले कर दूंगा, बशर्ते कि मुझे गवर्नर रहने दिया जाए। मैथ्यूज ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली और अयाज ने 8 जनवरी को बैदनूर इसके हवाले कर दिया। सदर मुकाम के फतह हो जाने के बाद सूबे के बहुत से दूसरे मकामात ने भी इताअत कबूल कर ली। एक बड़ा खजाना और बहुत सा बेश बहा सामान व असबाब
जो बैदनूर के किला में था, अंग्रेजों के हाथ आया। इस सारे खजाने को अफसरों ने हत्या लिया और कंपनी के लिए इसका कोई हिस्सा महफूज नहीं रखा। बैदनूर पर हमले का हाल सुनते ही टीपू ने लुत्फ अली बेग को इसके दिफा के लिए रवाना होने का हुक्म दिया, लेकिन जब अली शमूगा पहुंचा तो इसने देखा कि अंग्रेज सूबे के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं और अयाज से समझौते के मुताबिक अनतपुर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लुत्फ अली खान ने फौरन एक काबिल इत्तमाद अफसर को चीतल वर्ग के 300 हरकारों के साथ किलादार पर नागहानी हमले के लिए भेजा, जो अयाज के अहकाम के मुताबिक इस मुकाम से दस्तबरदार होने को राजी था। अफसर अपने मिशन में कामयाब हुआ और जब अंग्रेजी फौजें अनतपुर पर कब्जा करने के लिए आई तो इसने इतायत कबूल करने से इनकार कर दिया। वापस होने के लिए अंग्रेजी फौज को बार बार इशारे किए गए, लेकिन वो इस्तकलाल के साथ जब आगे बढ़ती रही तो आरजी सुलह के झंडों पर इन्होंने गोलियां बरसा दी। इस पर अंग्रेजी फौज ने किला का मुहासरा कर लिया और 14 जनवरी 1783 को इस पर इनका कब्जा हो गया। लुत्फ अली जो हमला करना चाहता था और कुमक का इंतजार कर रहा था, इसे टीपू का हुक्म मिला कि मंगलोर की कुमक के लिए कूच करे, जिसका अंग्रेजों ने मुहासरा कर लिया था। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही इसे मालूम हुआ कि 9 मार्च को अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया है और दुश्मन ने 3 मैन ऑफ वार तबाह कर दिए, जिन पर 50 या 60 तोपें थी और चंद और मुख्तलिफ साइज की मैन ऑफ वार भी बर्बाद कर दिए जो स्टॉक में मौजूद थे। इस मुहिम के दौरान खसूसतन अनतपुर और ओनूर की तस्खीर के वक्त अंग्रेजी फौज ने बेअंदाज मुजालिम किए।